नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से ट्रू सक्सेस में। आज हम लोग बात करेंगे गोदान में यथार्थवाद की, कि गोदान को यथार्थवादी रचना क्यों कहा जाता है और क्या इसमें आदर्शवाद भी है या केवल यथार्थवाद है, और यथार्थवाद है तो किस स्तर का यथार्थवाद है। इन्हीं तथ्यों पे आज हम लोग विचार करेंगे। यथार्थवाद सामान्यतः हम समझते हैं कि जो यथार्थ की बातें, जो सच्चाई की बातें करें, है ना, कल्पना की बातें जहाँ पे ना हो, इस तरह की चीज़ें यथार्थवाद की बात करता है। जहाँ तक प्रेमचंद के उपन्यास का सवाल है, प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखा जाता था उनमें आपको आदर्शवाद, रोमानियता, ऐतिहासिकता, उपदेशात्मकता, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया, आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर रचनाओं को मोड़ दिया। पहले की कहानियाँ होती थी, भूत प्रेतों की कहानियाँ, अय्याड़ी तिलस्मी की कहानी, इसी तरह की चीज़ें हुआ करती थी रचनाओं में, रचनाकार लिखा करते थे। लेकिन प्रेमचंद ने इसे एक नई दिशा दी और नई दिशा देकर क्या किया, इसे एक यथार्थवाद की ओर मोड़ दिया। जहाँ तक प्रेमचंद का प्रश्न है तो शुरुआती समय में ये भी आदर्शवाद से कहीं न कहीं प्रेरित जरूर थे, और इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी रचनाएं हुआ करती थी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से तात्पर्य यह होता है कि है यथार्थवादी रचना, लेकिन अंत में जाकर रचना क्या होता है कि वो आदर्शवाद की तरफ मुड़ जाता है। जैसे मान लेते कोई आदमी बहुत बुरा है, किसी रचना में दिखाया है, अंत में जाकर वो अच्छा बन जाता है। किसी आदमी की स्थिति दयनीय है लेकिन हृदय परिवर्तन हो जाता है किसी की वजह से और उनका उद्धार हो जाता है। इस तरह की चीज़ें कही गई है, ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहलाता है। जैसे कि पुरानी कुछ रचनाओं हम देखें, प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं, प्रेमाश्रम है, कर्मभूमि है, जो भी रचनाएं इन्होंने रची, प्रेमाश्रम में भी किसानों की समस्याएं उठाई गई थी। मनोहर का चरित्र इसमें गोबर जैसा ही होता है प्रेमाश्रम में, लेकिन अंत में समाधान जो है वह हृदय परिवर्तन से ही होता है। और जमींदार से किसान कहता है कि अब आपकी दया से ही लखनपुर में राम राज्य है। तो कहने का मतलब यह है कि आदर्शवादी विचारधारा की तरफ लास्ट में मुड़ जाता है। अंत किस वजह से होता है, आदर्शवाद की वजह से होता है। शुरुआत में यथार्थवाद, अंत में आदर्शवाद। जॉर्ज लुकास जो एक थिंकर थे, इन्होंने ये कहा कि एक यथार्थवादी लेखक पूर्वाग्रहों से बाहर निकलकर निर्ममतापूर्वक सत्य लिखने का प्रयास करता है। इसका मतलब यह है कि जो यथार्थवादी लेखक होगा वो यथार्थ की बातें करेगा, वह आदर्शवादी बातों पे या उस तरह की चीज़ों पे नहीं जाएगा जिनमें कल्पनाओं का संपुट हो, और ऐसी कल्पनाएं जो कि आपको एक ख्वाब की तरह हो, हकीकत उतारना उसको मुश्किल हो। और वह क्या करता है, ऐसा लेखक जो यथार्थवादी लेखक होता है वह क्या करता है, उसके मन में भले पूर्वाग्रह हो, भले भावनाएं कहती हो कि नहीं ये अच्छा हो जाएगा तो इसकी दशा सुधर जाएगी, ये इसमें ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया तो ये इनका अच्छा हो जाएगा, किसी कोई दुख दे रहा है तो जो दुख देने वाला है उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इस तरह की बातें जो है वो जो होती है इनसे से बाहर निकल जाता है। जो यथार्थवादी लेखक होता है वो क्या करता है कि पूरी तरह से यथार्थवादी बातें करता है और उन चीज़ों को निर्ममतापूर्वक कुचल कर सच्चाई की बातें बस लिखता है कि क्या संभव है क्या असंभव है। जो चीज़ें संभव है या जो होता है वही चीज़ें, जैसे कि गोदान में हम देखते हैं अभी कि कैसे यथार्थवाद है कि होड़ी का जीवन किस तरीके से गुजरा, एक इच्छा लिए हुए जीवन जीता है और इच्छा के साथ मृत्यु हो जाती है। ना किसी का हृदय परिवर्तन होता है, ना ही शोषण में शामिल लोग जो है उनकी कोई चेतना जगती है। चाहे राय साहब ही हों तो उनका अपने लाइफ में जो समस्याएं हों उनकी अपनी समस्याएं थी, लेकिन ऐसा नहीं कुछ हुआ कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने किसानों की दशा बहुत अच्छी कर दी। और एक जो शोषण तंत्र है वह इतना मजबूत है कि व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करने के बावजूद भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है। और यदि यथार्थवादी ये रचना होता तो इसमें ये दिखा देता कि अंत में इच्छा पूरी हो गई, कहीं से पैसे मिल गए, कुछ ऐसा काम मिल गया जिसमें कि उनकी लालसाएं पूरी हो गई। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। गोदान का अंत वह नहीं होता जो होड़ी चाहता है ना। गोदान का अंत वही होता है जो कि सामान्यतः होता है। एक पंक्ति लिखी हुई है अंत में गोदान की कि जीवन के संघर्ष में सदैव उसकी हार हुई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ और पंक्तियां हैं, अब उसे धोखा भी ना रह गया था, झूठी आशा के हरियाली और चमक भी अब नजर ना आती थी। मतलब एक
कठोर यथार्थ यहाँ पे लिखी गई बात है कि जो सच्चाई में होता है, जो सामान्यतः जो उन्होंने यदि किसान के जीवन का बिंबन करना चाहा तो उसमें कृषक जीवन की सारी चीज़ें डाली और उनकी समस्याओं को जस का तस डाला। ऐसा नहीं कि उनको उन्होंने सही करने का प्रयास खुद के लेवल पे कर दिया। रचनाकार के हाथ में क्या है, वो चाहे तो रचना को अच्छा बना दे, अंत में शुद्ध दिखा दे कि नहीं बहुत अच्छा हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, सब खुशी से रहने लगे, सारी इच्छाएं पूरी होगी, दिखा देगा। रचना है, जीवन तो नहीं है वो कि जीवन में सारी चीज़ें सुधर सकती है। तो उन्होंने कुछ ऐसा सुधारने का प्रयास प्रेमचंद ने नहीं किया। अब यदि गोदान में आदर्शवाद की बात करते हैं कि क्या गोदान में कोई आदर्शवाद था या केवल यथार्थवाद था, तो आदर्शवादी चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं, लेकिन मूल रूप से यह यथार्थवादी रचना है। लेकिन इसमें आदर्शवाद यदि कहीं पे है भी तो वो आदर्शवाद इस लेवल पर है कि वो आदर्शवाद आपको रचना को खूबसूरत ही बनाता है, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आदर्श तो जरूर होता है। कुछ लोग ऐसे हैं तो जो आदर्शवाद को फॉलो करता है, ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन मूल रूप से जो चीज़ें दिखाई है वो यथार्थवादी है। और आदर्शवाद के यदि लक्षण पे हमें लिखना पड़े तो 3-4 चीज़ें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक मिस मालती का हृदय परिवर्तन हुआ, ये भी हृदय परिवर्तन आदर्शवाद का एक तरीके का सूचक है। माता दीन का हृदय परिवर्तन हुआ, गोबर का हृदय परिवर्तन हुआ, जिससे कि संयुक्त परिवार की मूल्यों की जीत मानी जा सकती है। मिस्टर खन्ना का हृदय परिवर्तन हुआ। तो कहने का मतलब है कि आदर्शवादी विचारधारा हमें देखने को कई जगह पे मिल जाती है। क्या गोदान में जो आदर्श है या यथार्थ है, गोदान में जो यथार्थ है, क्या वो समाजवादी यथार्थ है? समाजवादी यथार्थ जो कि कहीं न कहीं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हों, ऐसा यथार्थ। तो 1936 ईस्वी में जब गोदान लिखा गया था, उस समय में प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। और इससे साबित होता है कि प्रेमचंद का कहीं न कहीं जुड़ाव जो है वह समाजवादी विचारधारा की तरफ था। शुरुआती समय में वो गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे और गांधीवादी सिद्धांत ये कहता है कि अच्छाई और बुराई है ना, कि एक बुरा से बुरा इंसान भी होगा तो उसमें एक अच्छाई छुपी रहती है, यदि हम उसे उभारने का प्रयास करें तो वह अच्छा बन जाता है। और इसी का आधार पे जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद सारी रचनाओं प्रेमचंद को हमें देखने को मिलता है कि अंत में हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बुरा इंसान बुरा काम करता है जीवन भर, लेकिन अंत में वो अच्छा कर देता है, क्योंकि अंदर की अच्छाई उसकी जग जाती है किसी वजह से। तो यही चीज़ें उनके मन में, प्रेमचंद के मन में चल रहा था। लेकिन समाजवादी व्यवस्था जो है उसमें प्रेमचंद क्या होता, अंत समय में 1936 के आसपास में, 1936 के आसपास में गांधीवादी से समाजवादी विचारधारा में जब चलते हैं, उस विचारधारा से जुड़ते हैं, तो वो समझने लगते हैं कि धर्म बिरादरी ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक शोषण का आधार है ना, क्योंकि मार्क्सवाद जो है शोषण का उपकरण मानता है धर्म बिरादरी वगैरह को, कि यह शोषण का उपकरण है, एक हथियार है जिसकी वजह से कुछ लोग शोषण करते हैं। ठीक है, खन्ना जैसे जो लोग होते हैं वो, जैसे कि इसमें दिखाया है गोदान में कि खन्ना जैसे लोग स्पेकुलेशन की वजह से लखपति बन गए, जबकि मजदूरों की दशा दिन ब दिन गिरती ही जाती है। ओंकारनाथ जैसे लोग पूंजीपति के हाथों बिक रहे थे, मजदूरों की हड़ताल हो रही थी। ये कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमें गोदान में देखने को मिलता है, जो कि मार्क्सवादी समाजवादी तत्व हमें देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इन तत्वों के आधार पर हम यह भी सोचते हैं कि प्रेमचंद कहीं न कहीं वो अब उन चीज़ों से, जो गांधीवादी आदर्श था, उन आदर्शों से बाहर निकलकर एक समाजवादी विचारधारा की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर रचना का ऐसा नहीं कि रचना में कोई ऐसी चीज़ें डल गई हैं जिससे कि कोई विचारधारा हावी हो गई हो, ऐसा नहीं हमें लिखना है, और ऐसा है भी नहीं सच्चाई में कि कोई विचारधारा हावी हो गई है। वही सच्चाई जो सच्चाई थी, और वो पृष्ठभूमि होती, सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती, जिन चीज़ों से समय का हर चीज़ निर्धारित होता है। तो गोदान में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, तो वह सामान्य तौर पे वो सारी चीज़ें देखने को मिली, ना कि विशिष्ट अर्थों में प्रेमचंद उसे ज़बरदस्ती डालने का प्रयास किया था। तो कुल मिलाकर गोदान जो है एक यथार्थवादी रचना और पूर्णतः कठोर यथार्थवादी रचना है। ऐसी यथार्थवादी रचना है जो जीवन के सारी संघर्षों के, सारी सच्चाइयों को आपके सामने खोल के रख देता, उघेड़ के रख देता है, चाहे आप किसी भी चीज़ से जुड़े हों। तो गोदान पे यदि हमें लिखने को मिले तो इन्हीं तत्वों को हमें ध्यान में रखना है। बाकी अगली क्लास में हम लोग गोदान पे कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप लोग देखते रहिए ट्रू सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।